सो गाइज वेलकम बैक टू दिस लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने जैसा कि आपको बताया था कि रेजिस्टिविटी वो प्रॉपर्टी होती है जो खुद कई सारी प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करती है, जिसकी वजह से वो खुद चेंज होती है। उसके चेंज होने की वजह से रेजिस्टेंस चेंज होती है और रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से हम हमेशा ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है, अब हम समझते हैं कि बेसिकली रेजिस्टेंस डिपेंड किस किस चीज़ पे करती है, या सॉरी रेजिस्टिविटी डिपेंड किस किस चीज़ पे करती है। अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली है आप लोगों के लिए यहाँ पे कि ये जो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ ना, ये आपसे एग्जाम में इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टिविटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, उन फैक्टरों के रिस्पेक्ट में आप इक्वेशन डिराइव करिए। बेसिकली आपको अभी मैं जो पढ़ाऊंगा तो एंड में आप देखोगे कि रेजिस्टिविटी के एक्सप्रेशन में रिलैक्सेशन टाइम आ रहा है। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको, रिलैक्सेशन टाइम अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को डिटरमाइन करता है। ठीक है, और रिलैक्सेशन टाइम के साथ आ रहा है एन, जो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी होती है ना इलेक्ट्रॉन की किसी भी मेटल में। तो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितना नंबर है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो दो चीज़ों पे ये डिपेंड करने वाली है एट द एंड। सो इस लेक्चर में मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा तो वो आपसे दो या तीन तरीकों में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक कि ये आपसे प्रूफ करने को बोल दिया जाए कि आप प्रूफ करिए कि रेजिस्टेंस डज नॉट ऑलवेज फॉलो द ओम्स लॉ, या आपको ये बोल दे कि रेजिस्टिविटी का जो एक्सप्रेशन है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसका आप एक्सप्रेशन डिराइव करिए। सो ये दोनों चीज़ों का मतलब सेम ही होगा। क्या होगा कि रेजिस्टिविटी चेंज होती है कुछ फैक्टर के चलते, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। सो हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखो क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने हमारे दूसरे लेक्चर में पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है स्केलर टर्म्स में, ई ई अपॉन एम टाउ, ये वैल्यू होती है ना। आई होप अब तक आपको इसका मतलब सबका पता चल गया होगा कि वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज अप्लाइड, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिस पे आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है। दूसरा हम लोगों ने करंट का एक्सप्रेशन निकाला था। आपको अगर याद होगा कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, एक जो वीडियो मैंने वो बताई थी आपको, तो उसमें मैंने आपको करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है वो डिराइव करवाया था। एक बार मैं और जल्दी से बता देता हूँ कि आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है ना, कितना चार्ज कितने टाइम में। टी यहाँ पे क्या था, एल लेंथ के कंडक्टर को वी डी नामक वेलोसिटी से पार करने में लगने वाला टाइम। क्यू क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, एल वॉज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एन वॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड ई वॉज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो, अगर आपको ये देख के ऐसा लग रहा है कि ये समझा क्यों नहीं रहे, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने सारा समझा रखा है। मैं सिर्फ हल्का सा जोड़ रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पहले वीडियो देखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो एन ए ई वी डी, दिस वॉज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो बेसिकली ये दो चीज़ें होंगी जिसकी हेल्प से आप ये एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हो। ठीक है, अब आप यहाँ पे आई में वी डी की वैल्यू रख दो। ठीक है, आई आपने क्या निकाला, एन ए ई वी डी, यहाँ पे एन ए ई वी डी की वैल्यू रखो, ई ई अपॉन एम टाउ हो जाएगा। ठीक है, करंट इज इक्वल्स टू, तो ये आपका एक एक्सप्रेशन आ गया। ये मैं ई का स्क्वायर लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, टू कीप इट सिंपल। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, इसको हम देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 3 नाम। तो बेसिकली आपने कुछ नहीं करा, मैं एक बार रिकैप कराता हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था, करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन था, तो करंट में आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू डाल दी, आपका तीसरा एक्सप्रेशन आ गया। चौथी चीज़ जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई थी कि यहाँ के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसका जो रीज़न है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैं स्केलर टर्म्स में बात कर रहा हूँ, अगर मैं वेक्टर बोलता तो मैं नेगेटिव लगाता और दोनों के आगे ऐसे एरो लगाता। ठीक है, लेकिन मैं स्केलर टर्म्स में बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदाजा लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, कितना पोटेंशियल है, कितनी लेंथ पे फैला हुआ है, सो दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ई इज इक्वल्स टू वी बाई एल। सो आपने आई का एक्सप्रेशन निकाला है ना, आई इज इक्वल्स टू, मैं दोबारा नहीं लिखता, ऊपर लिखा हुआ है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह V अपॉन एल लिख देना है। ठीक है, देखो स्मार्टली अगर हम सोचें कि हम करना क्या चाह रहे हैं, बेसिकली ना ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए ना रेजिस्टेंस को लाना चाह रहे हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका क्या था,
V अपॉन आई का रेशियो है ना, तो देखो I निकला हुआ है, हम बस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह V ला रहे हैं, ठीक है। तो V अपॉन आई जब करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस आएगा, और जब रेजिस्टेंस आ जाएगा तो उसको रो एल अपॉन ए से सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन में रेजिस्टिविटी भी आ जाएगी। तो अल्टीमेटली आपका रेजिस्टिविटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है वो आ जाएगी। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हम बेसिकली कुछ नहीं करा, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिया, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन था उसको उसमें डाला, ठीक है। वीडी की वैल्यू को करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में डाला, और हमने आई की वैल्यू निकाली। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने एज्यूम कर दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया वी अपॉन एल से। तो आपका नया एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू एन ए ई स्क्वायर वी अपॉन एम नीचे था, एल नीचे आ गया, टाउ, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। अब मैं आई के अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, वी अपॉन आई, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है वी अपॉन आई। तो मैं वी अपॉन आई यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो वी अपॉन आई क्या हो जाएगा आपका, वी अपॉन आई हो जाएगा एम एल सामने चला जाएगा, है ना, एन ए ई स्क्वायर टाउ, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। और v अपॉन आई क्या था आपका, मैंने बताया था रेजिस्टेंस था, है ना। और रेजिस्टेंस क्या है आपका, रो एल अपॉन ए। तो बस मैं इसको रो एल अपॉन ए के बराबर लिख देता हूँ। समझ रहे हो ना, पूरी जो स्कीम है इक्वेशन को डिराइव करने की वो आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी तो आप कर ही लोगे। यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूलाज जो है डिफरेंट, जो मैंने आपको समझाए हैं डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर में, वो सिर्फ बस लिंक हो रहे हैं, ठीक है। एल से एल कट गया, ठीक है। यहाँ पर ए से ए कट गया, तो रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन क्या आ गया आपका, देखो आपकी रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन आ गया ना, कि रेजिस्टिविटी किन चीज़ों के बराबर है। मैं थोड़ा पेज को एडजस्ट कर देता हूँ। सो रेजिस्टिविटी जो आपकी आई वो आई एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी। हमने सारा जो खेल किया वो इसी को पाने के लिए किया है। अब आप रेजिस्टिविटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हर जगह कांस्टेंट होता है यार, ठीक है। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एन एंड टाउ, ठीक है। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो आपने क्या देखा कि रेजिस्टिविटी जो फैक्टर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। अब इसको हम थोड़ा फील करने की कोशिश करते हैं कि टाउ क्या है आपका, टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। जितना ज़्यादा रिलैक्सेशन के लिए टाइम मिलेगा इलेक्ट्रॉन को, उसमें वो उतना ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी फाइनल वेलोसिटी आएगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ज़्यादा होने से क्या मतलब है कि आपकी ऑब्वियस सी बात है कि मेटल में कम रेजिस्टेंस मिल रही है, उसको रेजिस्टिविटी कम है उसकी। तो रिलैक्सेशन टाइम का ज़्यादा होने का मतलब क्या निकल के आ रहा है, आपका रेजिस्टिविटी कम है, इसलिए इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी। बाकी अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जितने ही ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, है ना, जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन से उतना अच्छा कंडक्शन होगा, ठीक है, उतनी जल्दी करंट आपको फ्लो करेगा। तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा कि आपकी रेजिस्टिविटी विल बी सीमिंग टू बी ए स्मॉल वैल्यू, ठीक है। तो जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं आपको और जितने ज़्यादा आपको रिलैक्सेशन टाइम मिल रहा है, उतनी ही कम आपकी रेजिस्टिविटी हो रही है, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट इज कनेक्टिंग द रेजिस्टिविटी विथ वेरियस अदर फैक्टर्स, जिसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है आपका, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आपका वेरिएबल है। अब मैं एक बार आपको फाइनली हर चीज़ को जोड़ने का तरीका बता देता हूँ। आपने कुछ नहीं करा है इसमें, आप कंफ्यूज मत होना। पहला जो एक्सप्रेशन है वो है वी डी का फॉर्मूला, ठीक है, वो क्या है, ई अपॉन एम टाउ। दूसरा है आपका करंट का रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, जो कि आपका है एन ए वी डी ई, ठीक है, ये है। अब आप वी डी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपकी कोई वैल्यू आएगी, कोई एक्सप्रेशन आएगा, और इस एक्सप्रेशन में आपका किसी जगह पे ई आ रहा होगा जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको सब्सटीट्यूट कर देना है वी अपॉन एल से, ठीक है। जब v अपॉन एल सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको v अपॉन आई नामक एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और v अपॉन आई आपका होता है रेजिस्टेंस, जो कि होता है रो एल अपॉन ए के बराबर। तो जब आप इस पूरे लॉजिक को सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ से आपकी रो की वैल्यू आ जाएगी, जो कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले निकाल के बताई, ठीक है। सो आई होप ये लॉजिक आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि आपने किस तरह से रेजिस्टिविटी को कनेक्ट किया है रिलैक्सेशन टाइम से, किस तरह से कनेक्ट किया है आपने उसको
वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा टिपिकल है, एक दो बार आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी जब आपको फील आएगा कि हाँ ये आपको चीज़ समझ में आ गई है। बट मेरा कंसर्न ये था कि आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि किस किस तरह से हमने किस स्टेप पे बढ़े हैं और क्यों बढ़े हैं। ठीक है। सो आपने क्या देखा यहाँ पे कि रेजिस्टेंस, बेसिकली रेजिस्टिविटी इज डिपेंडिंग ऑन द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब बताओ, अगर आप किसी मेटल का टेम्परेचर बढ़ा देते हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन ज़्यादा होंगे कि कम होंगे? अंदर से आपकी आवाज़ आएगी कोलिजन्स आपके ज़्यादा होंगे, और जब आपके कोलिजन्स ज़्यादा होंगे तो आपका टाउ की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, आपको रिलैक्सेशन टाइम कम मिल रहा है। और जब आपका रिलैक्सेशन टाइम कम मिल रहा है तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वो भी कम हो जाएगी। और जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी तो करंट धीरे चलेगा, है ना। तो इसी वजह से कहता हूं मैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, मैंने जब आपको रेजिस्टेंस का फंडा समझा रहा था तो मैं कह रहा था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम ये ग्राफ को प्लॉट करते हैं। सो दैट मीन्स अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से आपके कोलिजन्स बढ़ रहे हैं, कोलिजन बढ़ रहे हैं तो आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है, उससे आपकी फाइनल वेलोसिटीज़ कम हो रही हैं, उससे उनका एवरेज ऑफ फाइनल वेलोसिटी कम हो रहा है, जिससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो रही है, जिससे आपका करंट कम हो रहा है, एक तरह से आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये वो केस है जहां पर ओम्स लॉ आपका फेल कर जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होता है, ठीक है, आपका टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो आपकी रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। तो इस जगह पे आपका ओम्स लॉ जो है, जो कि बेसिकली कहता है कि वी और आई एक कांस्टेंट है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, वो फेल हो जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होने लगती है। तो वी और आई में लीनियर रिलेशनशिप नहीं रहता है। आई होप आपको ये ढंग से समझ में आ गया होगा। आई अग्री दैट यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, बट आप इसको करिए। और स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, डेफिनेटली मैं उसका आंसर करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।